मूल से देखते नहीं, प्रश्नों की चर्चा भी मूल से करते नहीं। इसलिए जरा बैठो, मूल में जाओ और फिर शुरू करो तो हमें सही रास्ते दिखेंगे। कृषि करनी है तो क्या कॉलेज जाना पड़ता है? खेत में जाना पड़ता है। दुकान चलानी है तो क्या एमबीए करना पड़ता है? दुकान में जाना पड़ता है। भोजन बनाना है तो क्या होम साइंस कॉलेज में जाना पड़ता है? घर में रहना पड़ता है? तो इतने हजार काम हैं जिसके लिए विद्यालय नहीं है। वो जो काम जहाँ होता है वही तो उस काम का विद्यालय होता है। वैसे ही तो व्यवस्था रही है। कपड़ा बुनना है तो क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाना पड़ता है? ये कपड़े बुनते हैं, बुने जाते हैं, वहां जाना पड़ता है। बढ़ई का काम क्या टेक्निकल स्कूल में होता है? वो तो बढ़ई के कारखाने में होता है। वो इतनी सीधी सादी बात है, तो भी हम उसको बढ़ई के बेटे को स्कूल में भेज देते हैं, किसान के बेटे को स्कूल में भेज देते हैं। अरे पढ़ो पढ़ो, पढ़ो पढ़ो और किसानी मत करो, और नौकरी तो आपको मिलेगी नहीं। और बाद में ताई स्किल अब के नाम पे मिल भी गई तो बढ़ईगिरी करके या किसानगिरी करके जो मिलेगा वो तो मिलेगा नहीं। फिर आपका धंधा कौन करेगा आगे? तो समाज में कृषि क्षेत्र, बढ़ई का क्षेत्र, उद्योग का क्षेत्र सब बंद हो गया। बंद हो गया तो मिल मालिकों ने यंत्र से चलने लगा। अब मनुष्य को चाहिए नहीं इसके लिए, तो मनुष्य मजदूर बन गया। मैंने ऐसे सब बदल जाता है, टॉपसी टर्वी सब उथल पुथल हो जाती हैं। जैसे वो युधिष्ठिर के महल में मय दानव ने ऐसा बनाया था कि जहाँ भूमि है वहां पानी दिखाई देता है, जहाँ पानी है वहां भूमि दिखाई देती है। इसी से युद्ध हुआ। हाँ, ऐसे ही ये जहाँ जहाँ जो सीखना है वहां नहीं जाना, बस। जिसका कोई मूल्य नहीं है उसके पीछे जीवन के वर्ष और समय की बर्बादी करना। कई जो पिरामिड को सीधा करना है तो इसमें एक उपाय हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारी 78 कलाएं और विद्याएं थी उसको जब हम एक चार्ट में रखें तो उसमें से एक ही तो विद्या ये है, शेष विद्याएं हाँ कहाँ गई? और हाँ सारी हाँ, विद्याओं कहाँ के गई? लिए केवल एक विद्यालय नहीं था, सारी विद्याओं के लिए अलग अलग विद्यालय भी थे। अलग अलग थे। हाँ, और सारे विद्यालय अलग एक अलग जैसे थे, नहीं थे। कहीं खेत विद्यालय था, कहीं नहीं थे। कहीं कारखाना विद्यालय था, हाँ कहीं दुकान विद्यालय था, हाँ, कहीं घर सही। विद्यालय था, हाँ और कहीं विद्यालय विद्यालय था। हाँ हाँ, और क्या। जहाँ आपको सीखने को मिलता है वह विद्यालय है। तो सीखना और उद्योग करना दोनों साथ साथ में होता था ना। उसका देखो, खेत में काम करने वाले 8-10 साल के बच्चे का उद्योग में कितना सहयोग होता है। उसको नौकर नहीं रखने पड़ते उसके लिए, ये अपना ही बेटा है, घर का ही व्यक्ति है, वो काम भी अच्छे से करेगा, सीखेगा भी, और भविष्य में अपना स्थान ले लेगा। कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो भाई अब तर्क ये देते हैं कि इस तरह से तो आप उनके बच्चे को प्रशासनिक सेवा में या बड़ा व्यक्ति बनने ही नहीं देना चाहते। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा बताओ प्रशासनिक, कितने प्रतिशत लोग बन रहे हैं और उनकी तुलना एक में तो नष्ट ये, कितने प्रतिशत लोग हो रहे हैं। और क्या। और ये किसने कहा कि प्रशासनिक सेवा में जाना ये बड़ा व्यक्ति बनना है? अब प्रशासनिक सेवा में इतने लोग चाहिए ही नहीं। समाज के काम सरकार ने अपने ऊपर ले लिए हैं, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में प्रशासनिक सेवा में लोग चाहिए होते हैं। प्रशासनिक सेवा में क्या इतने लोग चाहिए? मैंने केवल आईएएस की बात नहीं है, उसको लेकर बाबूगिरी करने वाले कितने असंख्य लोग हो जाते हैं, चपरासीगिरी करने वाले कितने लोग होते हैं। कुल मिलाकर
शासन प्रशासन का तंत्र देखो तो कितने लोग हैं, चपरासी से लेकर ड्राइवर से लेकर सफाई कामदार से लेकर बाबूगिरी करने से लेकर डायरेक्टर सचिवादी लेकर मंत्री और मंत्री लेकर राष्ट्रपति तक, एक अंतिम चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी से लेकर आप राष्ट्रपति तक गिनो तो शासन प्रशासन में कितनी जनसंख्या होगी, पूरे देश की मिलकर कहो तो कितनी होगी। अब ये तो सारे के सारे नौकरी ही कर रहे हैं ना, माने वो मटेरियल प्रोडक्शन का काम तो कर ही नहीं रहे हैं, ये तो फाइलें ही इधर से उधर कर रहे हैं, इनके लिए सुविधा बना रहे हैं, स्वच्छता कर रहे हैं, और इसके लिए बिल्डिंग्स कितनी चाहिए, वाहन कितने चाहिए, सड़कें कितनी चाहिए, बिजली आदि का खर्चा कितना है। अब आप बताओ, एक अंतिम छोर पर जो चपरासी है या ड्राइवर है या सफाई कामदार है, वहां से लेकर राष्ट्रपति तक कितनी जनसंख्या होगी, अनुमान से कहो आप। 5,000 तो IAS बता रहे थे। 3.5% जनसंख्या, 3.75% जनसंख्या मानी जाती है सरकारी नौकरियां, और निजी में मानी जाती है 3.5%। नहीं, सरकारी नौकरी तो शिक्षकों की भी होती है। हाँ, सारी ताई कुल मिलाकर जितनी भी है, हाँ, सारी 3.5%। वो नहीं ना, मैं वो नहीं पूछ रही, नौकरी करने वाले नहीं पूछ रही हूँ, शासन प्रशासन की व्यवस्था चलाने के लिए। ताई इसलिए मैं कह रही हूँ 0.5% भी नहीं। 0.5% माने कितने हुए बताओ ना। तो एक करोड़ मान सकते हैं हम, 1 करोड़ मान सकते हैं। 1% है 140 लाख, माने 1 करोड़ 40 लाख, 0.5% कहेंगे तो 70 लाख हुए। हाँ, 70 लाख लोग हुए ना। हाँ, तो 70 लाख लोगों के पीछे कितना पैसा खर्च होता है, कितने संसाधन खड़े करने पड़ते हैं, उसका क्या। ये तो सैलरी हुई, एक तो सैलरी है, लेकिन कितने भवन कितने वाहन, उन वाहनों के लिए कितने रास्ते, कितनी फाइलें, कितना चाय पानी का खर्चा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितने कंप्यूटर्स, ये संसाधन गिनो ना। जी ताई। तो 70 लाख लोगों के लिए इतना सारा जो है। अब सरकारी कार्यालय 11 से 5 बजे तक या 6 बजे तक काम में आते हैं, बाकी के मैंने 7 घंटे आप आगे पीछे करके 8 घंटे गिनो, 10 घंटे गिनो, तो बाकी के 14 घंटे तो खाली रहते हैं। वे क्यों खाली रहते हैं? फिर उसके चौकीदारों की व्यवस्था करना है, तो सिक्योरिटी गार्ड्स भी उसमें आ गए ना। तो कहने का तात्पर्य है कि ये लोग मटेरियल प्रोडक्शन तो कोई करते नहीं है, तो जो मटेरियल प्रोडक्शन हो रहा है उनके ऊपर ये बोझ है, सैलरीड पीपल। उसके बाद वो जो दूसरी सेवाएं हैं, जो शिक्षक है, जैसे प्राध्यापक है, शिक्षक है, फिर IIT जैसे संस्थान चलते हैं, वे सब तो सरकारी खर्चे से चलते हैं। इनमें इसका बोझा किसके ऊपर है? एक जो आपने बात बोली ताई, जो समाज को सरकार ने ओढ़ा है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा, पेंशन इत्यादि है, या दिव्यांगजन को महिला के अधिकार के लिए है, तो शासन प्रशासन यदि में से ये तत्व निकाल दिया जाए तो शासन प्रशासन बहुत सूक्ष्म रह जाएगा। हाँ, तो वही है ना कि शासन शिक्षा में कभी पढ़ता नहीं है, तो कितना बड़ा इसका ये हो जाएगा। शासन व्यापार में कभी पढ़ता नहीं है,
तो उसका कितना हिस्सा है? शासन के ऊपर अनिवार्य खर्चा है वो सैन्य का है, न्यायालय का है, संसद का है। संसद के लिए इसके लिए जितना सेक्रेटेरिएट चाहिए उतना है, तो आधा तो कम हो ही जाएगा यदि ये दो बड़े क्षेत्र, शिक्षा और अर्थव्यवस्था, ये दो अगर सरकार ने समाज को दे दिए तो कितनी लायबिलिटी कम हो जाएगी। और सामाजिक सुरक्षा दे दिया कितना, ताई, जैसे हाँ, स्वास्थ्य है, पेंशन, ये सब दे दिया तो कुछ बचेगा ही नहीं। कुछ भी नहीं बचेगा। वही तो, नहीं, स्वास्थ्य भी सरकार की जिम्मेदारी नहीं। हाँ। पेंशन का तो सवाल ही नहीं, पेंशन पेंशन है, परंतु किसको है? जो सरकारी कर्मचारी है उसको है पेंशन। लेकिन पेंशन भी सरकार का ये नहीं है, वास्तव में मतलब परिवार का है। वृद्धों को संभालना परिवार की जिम्मेदारी है। कितना डिसेंट्रलाइज हो जाएगा ये। और अभी तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में 80 लाख लोगों, वो 80 करोड़ लोगों को अनाज भी मिल हाँ, रहा है, तो 80 वो भी करोड़ समाज का लोगों को दायित्व आ भोजन जाएगा। अन्न दे, वो समाज का हो जाएगा ना, समाज का हो जाएगा। तो समाज का होने से विकेंद्रित हो जाएगा, कितना विभाजन हो जाएगा, कार्य विभाजन हो जाएगा। एक वृद्धों को पेंशन देने के स्थान पर एक एक परिवार यदि वृद्धों की जिम्मेदारी लेता है तो एक परिवार को तो 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा। और सरकार को एक साथ कितने हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ धर्मशालाएं बहुत कम होती थी, होटल नहीं होते थे, हॉस्पिटल्स नहीं होते थे। इसका मतलब लोग रोगी थोड़े हैं, रोगी नहीं है इसलिए तो हॉस्पिटल नहीं है। वैद्य का घर ही वैद्यशाला है ना। तो ये रीऑर्गेनाइजिंग, रीस्ट्रक्चरिंग द होल थिंग। अब इसको तो कागज पेन लेकर दिनों तक बैठना होगा कि ये रीऑर्गेनाइज कैसे करेंगे हम। तो उसमें सामाजिक पक्ष आएगा, राजकीय पक्ष आएगा, आर्थिक पक्ष आएगा, सांस्कृतिक पक्ष आएगा, मानवीय पक्ष आएगा। सभी दृष्टि से सोचो ना, तो समग्रता में चिंतन करो, तो हमारे देश की रचना कैसे होगी। भाई 140 करोड़ लोगों को एक साथ रहना है, अच्छे से रहना है, तो फिर वो कैसे रहने से सब अच्छा होगा। हम तो सबका भला ही चाहते हैं ना, सब सुखी हो, समृद्ध हो, यही चाहते हैं ना। तो उसमें ये शासन प्रशासन की ये व्यवस्था तो अच्छी नहीं है, अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, समाज व्यवस्था अच्छी नहीं है। ये कितने फालतू खर्चे करना, ये कोई बुद्धिमानी थोड़े हैं। हम सब माने लोगों की बाल अवस्था, युवावस्था व्यर्थ जा रही है। उनका कोई न चरित्र गठन हो रहा है, न कौशल विकास हो रहा है, न बुद्धि बढ़ रही है, न सद्गुण सदाचार आ रहे हैं। तो ये व्यर्थ ही तो जा रहे हैं। ऐसा व्यर्थ गंवाना कोई बुद्धिमानी है क्या? कितने भौतिक संसाधन व्यर्थ जा रहे हैं, माने फेंक रहे हैं, हम उपभोग थोड़े कर रहे हैं। तो ये इसमें क्या बुद्धिमानी है? उद्योग धंधों के लिए लोग मिल नहीं रहे हैं, स्किल्ड लोग मिल नहीं रहे हैं। तो ये क्या बुद्धिमानी है कि लोगों को हम स्किल्ड बनाएंगे ही नहीं, अवसर ही नहीं देंगे। मुफ्त में मत खाओ, इतना बताया, इतना लोग करने लगे, तो कितना सब बचेगा, कितने फिजूल खर्ची बचेगी। मुफ्त में नहीं लेना बस। हाँ, जिसको जो विवश है, दीन दुखी है, उसको आप चैरिटी से दो, परंतु उसको पहले ये सिखाओ कि काम करने लगो, तुमको काम देंगे, खाना नहीं देंगे। काम करो और खाओ, फिर खाना मिलेगा। तो स्वमान की रक्षा करना तो सिखाओ, स्वतंत्र तो बनाओ सबको। ये नहीं करना, शिक्षा इसके लिए नहीं देना।
तो हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं सभी बातों को। अब वेदों के बारे में पढ़ाने लगे, ये कोई वैदिक शिक्षा थोड़ी है। वेदों को लागू कैसे किया जाता है, वेदों को जिया कैसे जाता है, ये सिखाओ तो वैदिक शिक्षा हुई। ये वेदों को, ऋग्वेद में 10,000 ऋचा है, ये कोई शिक्षा हुई क्या? ऐसे ये सब क्या से क्या कर दिया है। अब इसमें क्या बुद्धिमानी है? हाँ, इसको ठीक करना है, तब तो बुद्धिमानी की जरूरत है। तो बुद्धिमान लोगों को, माने हमारे ऋषि कैसे बुद्धिमान होंगे कि उन्होंने ऐसी रचना बनाई, आज उसी को फेंक रहे हैं। इसलिए हम तो कहते हैं कि बुद्धि का ही संकट है। बुद्धि इतनी इतनी तकलादू हो गई है, बुद्धि चलती ही नहीं है। हम केवल शारीरिक दुर्बलता और मानसिक दुर्बलता की बात करते हैं। बुद्धि कितनी कम हो गई है, क्षीण हो गई है। बुद्धि चलती ही नहीं है, सोच ही नहीं सकते हैं, कुछ समझ ही नहीं सकते हैं कि चार बातें एक साथ होंगी कैसे। ये करो तो ये नहीं, वो करो तो वो नहीं। इसको थोड़े बुद्धिमानी कहते हैं, दोनों साथ में होना चाहिए। हेगड़े अपने मिनिस्टर थे ना कर्नाटक के, अनंत कुमार नहीं थे, जी जी। एक मंत्री थे। उनके उनके घर हम गए थे, तो उनकी पत्नी पत्नी ये आंगनबाड़ी का भोजन बनाने का ही, और भोजन बनाकर हम सबको पहुंचाते हैं। जैसे कौन सा बड़ा चैरिटी का काम करते हो, उस प्रकार से उसका वर्णन कर रहे थे। हम देखने के लिए भी ले गई। तो ऐसे 300 विद्यालयों में भोजन पहुंचाते हैं। 300 विद्यालयों के कितने बच्चे होंगे, उतने लोगों का भोजन। अब वो विद्यालय में आते हैं नहीं आते हैं, वो तो रजिस्टर में जो नाम होते हैं उसके अनुसार संख्या गिनी जाती है, तो उसके अनुसार वो चलाते थे। अब बताओ, मंत्री की पत्नी ये चला रही है। तो मन कल रागी के बिस्किट तो बहुत बनाते हैं। तरीके है ना, ये मोटा मोटा अनाज, वो कौन सा वैद्य इसको प्रिफर करता है, कौन सा वैद्य इसको प्रमोट करता है? कोई नहीं प्रमोट करता। स्थानीय अनाज होना चाहिए ताई, ये, हाँ स्थानीय अनाज होना चाहिए। हाँ, स्थानीय होना चाहिए। और देखो, वो जो एक जीवंती होती है ना, जीवंती, वो डोडी बोलते हैं, जो आंखों के लिए होती है। हाँ हाँ। वो डोडी जो बाढ़ बाढ़ पर उगती है, बेल बेल होती है उसकी। तो ये आंखों को तो ठीक है, आंखों के लिए ठीक है, लेकिन ये बुद्धि का काम करने वालों के लिए नहीं होती है। वो शस्त्र चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, ऐसे लोगों के लिए होती है। तो ये मोटा अनाज जो है, वो मजदूरी करने वाले लोगों के लिए होता है। बुद्धि के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए नहीं होता है। ये सात्विकता की दृष्टि से देखो तो निकृष्ट धान्य है। भारत में तो चावल ही सबसे श्रेष्ठ धान्य है, और फिर दूसरे नंबर पर गेहूं होता है। चावल, गेहूं और ये जो मूंग है, चना है, ये जो द्विदल है, वो सब खाने वाले, माने जो अभिजात हैं, जो सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करते हैं, जो कला के क्षेत्र में काम करते हैं, जो ज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए नहीं है। तो ये तो क्या कर रहे हैं? ताई जैसे राजस्थान में तो ज्वार बाजरा ही खाया जाता था अभी तक, पिछले 20-25 वर्ष पहले तक। नहीं,
कौन धान तो कहता वहाँ है होता दाल ही नहीं बाटी हमारे यहाँ। चूरमा? धान तो विशेष अवसर पर बनते थे, जैसे एक वर्ष में 2-4 बार बन गया, पीले चावल वो बन गए या चावल कुछ बन गए। गेहूं, नहीं नहीं, मुख्य मुख्य अन्न तो गेहूं था। हम्म। आप दाल बाटी चूरमा कैसे बनता है? बाजरे से बनता है, ज्वार से बनता है, मक्के गेहूं से गेहूं बनता है, गेहूं से बनते हैं। गेहूं से बनता है। हाँ, गेहूं की रोटी है। महाराष्ट्र में, गुजरात में चावल और गेहूं दोनों खाए जाते हैं। पंजाब में, उत्तर पंजाब में और उधर रोटी खाई, राजस्थान में रोटी खाई जाती है। बाकी अधिकांश राज्य हैं वो चावल खाने वाले हैं, भात खाऊ है। हरियाणा चावल खाएंगे, हिमाचल, कश्मीर, बंगाल, असम, असम के सभी राज्य, दक्षिण के सभी राज्य चावल खाने वाले राज्य हैं। महाराष्ट्र भी चावल खाने वाला राज्य है। फिर जैसे जैसे वो उत्तर की तरफ आते हैं और जहाँ मध्य क्षेत्र है पूरा, जैसे उत्तर प्रदेश में दक्षिणी छोर, आप पूर्वांचल में जाओ तो फिर भात खाऊ होते हैं। बिहार भात खाऊ है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश का भी उत्तरी छोर, वो भी उत्तराखंड नहीं, ये सब गेहूं खाते हैं, चावल कम खाते हैं। बाकी दक्षिण के लोग गेहूं नहीं खाते, माने चावल को छोड़कर और कुछ नहीं खाते। तो मूलतः ये चावल खाऊ प्रदेश है, देश है। और किसी के प्रसाद में, माने आप भगवान को भोग लगाते हैं, उसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, वो कुट्टू, ये देखा आपने कभी? अन्नकूट में देखा कभी? अब याद करके देखो, वैष्णवों की हवेली में बाजरे की रोटी होती है क्या? मक्के की रोटी होती है क्या? उषा कह रही है कि राजस्थान में बाजरे का रोटी बनता है। अरे घर में तो बनती है भाई, अन्नकूट बाजरे की रोटी अन्नकूट भी किसानों बाजरे के का घर बनता है। में रोज बनती है। अन्नकूट में बनती है, हाँ बनती होगी, हाँ। उबला हुआ तो बाजरा होता मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ बाजरा होता है। मक्के की, ज्वार की, है। इनकी नहीं बनती थी। रागी, रागी नहीं, की बाकी कोई नहीं बनती थी। नहीं बनती। वो केवल एक गोवर्धन वाले दिन ही बनता है, बाजरे वाला भी। हाँ हाँ, गोवर्धन वाला ही बनता है। ठोर बनता है श्रीनाथ जी मंदिर में, वो गेहूं का ही बनता है। मठरी बनती है, मठरी गेहूं की ही बनती है। हम्म। जलेबी बनती है, गेहूं की ही बनती है। हाँ चलो तो चलो, शायद आज विपरीत में मोहम्मद इतना गए आगे कहाँ। अनुकूल होने में बहुत समय लगेगा। और क्या। पहले सबको बिगाड़ते हैं कि गेहूं चावल खाओ, किसान भी खाने लग गया। अब जब उस पे ज्यादा आने लगे तब कह रहे हैं सब मोटा अनाज खाओ। मोटा ना, नहीं, मोटा मोटा है ही किस लिए? वो मोटा है इसलिए तो। हरिओम। जी ताई। हरिओम। हरिओम ताई। हाँ।